Yes, beta. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Chalo. So last lecture, perhaps I gave you two questions, one or two questions. Two questions. Have you got the answers of those questions, or you have some difficulty? Sir, I've got an answer. I need to confirm. Okay. So, what was the question, beta? Which? Sir, one of the first question was 1 mole of N2 at 25 degrees Celsius is mixed with 3 moles of hydrogen in a 4. Okay. That one. So इसमें आपको पूछा गया था KC, राइट बेटा? KC and KP दोनों. हाँ, तो क्या आंसर आया आपको? सर, मैं आपको टाइप करके भेज दूँ, 1 मिनट. आप ऐसे बोल पाओगे समथिंग? हाँ, नहीं मतलब ओके ठीक है. तो KC मिला मुझे 3.87 into 10 to the power minus 3. Perfect answer. Perfect answer. KC of that question comes as 3.8. से मेरे पास यही आंसर दिया हुआ है, 10 raised to minus 3. Perfect answer बेटा. KP? KP 1.58 into 10 to the power minus 4. minus 4 आया. minus 4 आया आपको. मेरे पास -6 दिया हुआ है. बाकी सब सही लग रहा है, केवल ये -6 मेरे पास दिया हुआ है. -6 दिया हुआ, बाकी सब सही लग रहा है. सर इसमें R की वैल्यू तो हम लोग 0.0821 ही लेंगे ना? R की वैल्यू इसमें 1 मिनट क्या दिया हुआ है, वो तो यूनिट आप क्या रखना चाहते हो उस पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. अच्छा. आप यूनिट क्या रखना चाहते हो उस पे. ओके. यूनिट आप जिसके हिसाब से रखना चाहेंगे वो हो जाएगा. चलो कोई नहीं, मतलब मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको केवल इतना ही तो है. आपको डेल्टा एन कितना रखा आपने? -1. -1 बिल्कुल सही. बिकॉज जो जो था वो सेकेंड इक्वेशन के लिए, जिसमें आपका प्रोडक्ट 1 था और रिएक्टेंट ½ and 3/2 था, राइट? यस. परफेक्ट. तो इसका मतलब आपने KP = KC/RT लगाया, राइट? यस. परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. फिर आपने टेम्परेचर रख दिया होगा और R की वैल्यू रख दी होगी, और कोई डिफरेंस नहीं है, तो इट्स ओके. तो क्या यूनिट चाहिए, ऑप्शन में क्या यूनिट दिया उसके हिसाब से हम डील कर सकते. ओके. ये हो गया. देवांग बेटा इसको आप नोट कर लो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो. नहीं सर, सॉल्व करके बता दो. क्या चीज? सर सॉल्व कैसे करा? सॉल्व कैसे करा तो मतलब सोल्यूशन सुनना है, राइट? हाँ यस सर. तो इसमें सबसे पहले तो दिया हुआ है क्या बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस, क्योंकि डेटा इसी के बारे में दिया हुआ है बेटा, राइट? सर 3/2. हाँ, अब इसमें बताइए इनिशियल मोल्स कुछ दिया है किसी के बारे में? सर रिएक्शन 1/2 3/2 और तुम समझे नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा. कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ऐसा अलाउड है? अरे भाई, पूरा क्वेश्चन पढ़ा है तुमने? Have you read the question? क्वेश्चन पढ़ा है क्या? क्या लिखा है? तो क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ N2 दिया, 3 मोल ऑफ H2 का यही दिया. हाँ, और आगे क्या लिखा है? इस रिएक्शन के लिए कैसे निकालेंगे? तुम नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है if 0.25% of an N2 is converted to NH3 by the following reaction, and what reaction is given? N2 gas plus 3H2 gas giving 2 NH3. नहीं समझ में आया तुम्हें? यस सर. बताए N2 कितना दिया हुआ है?
1 मोल 1। H2 कितना दिया है? 3 3 दिया है। ये कितना दिया है? 0 0। अब तुम्हें एट इक्विलिब्रियम करना है। क्या कर देना है? 1 माइनस। माइनस आप सबट्रैक्ट क्या करो बताइए? x x कितना है दिया हुआ है? 0.25%, 1 माइनस 0.25। नहीं, 0.25% दिया है। बी केयर, क्या दिया है? 0.25%। तो 1 का 0.25 कितना होगा परसेंट में? 0.25। मनसी बेटा बताओ इसको कितना होगा? सर 0.0025। 0.0025 होगा। 1 का 25% नहीं, 1 का 0.25%। ठीक है। तो यानी 0.25 डिवाइडेड बाय 100। अगर 100 मोल्स दिया होता तो हम 0.25 सब्ट्रैक्ट करते। अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा? 0.0075। यस। और ये कितना आ जाएगा? 0.005। क्लियर है? तो यहां Yes, से sir. आपको ये केसी निकल कर आएगा इस इक्वेशन का। सीधे सीधे आप इसका केसी निकाल लो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, कोई भी आपको एक प्रोसेस केवल आपको लेके जाना है। इससे आप जो भी आप वैल्यूज रखो 0.005 अपॉन क्या कर दोगे? 4 दिया हुआ है ना मेरे ख्याल से, डेसीमीटर की मतलब लीटर। Yes. और N2 का वैल्यू इसी तरह से रख दोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आता है 0.9975 अपॉन 4 कर दोगे 0. नहीं, ये तो 0.075 तो 2 आएगा ना। करके देख लेना सब। तो ये कितना आएगा? क्यूब आएगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। और इसके लिए क्या करते हैं बेटा? स्क्वायर। ये जो भी आंसर आएगा, मान लो ये x आ गया, तो तुम्हारा k डैश c क्या आएगा? जो आंसर है वो क्या होगा? रूट x। बस पैनिक नहीं करना है, कंट्रोल करके अपने माइंड को चलना है। ठीक है बेटा? यस सर। तो ये आप इसको कॉपी कर सकते हो। सर ये वाला पेज कर दो। हो गया ना? यस सर। अब केपी केसी पता चल गया तो केपी आ जाएगा सर। है ना? तो सीधे सीधे RT टू दी पावर डेल्टा n वाला आप लगा करके अभी हमने किया भी, उसका आंसर भी। ओके। तो ये हो गया, वेरी गुड। अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था बेटा? सर इसका आंसर क्या रहा था, एक बार वो बता दो। तो आप ले लो। हो गया? यस सर। चलो अब आप लोग मुझे बताओ, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था? सर वो क्वेश्चन एट 627 डिग्री हाँ, एट 627। वो वाला। तो उसका आंसर आपको क्या आया है बेटा? हमें अल्फा की वैल्यू खोजनी थी ना उसमें। हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। हाँ 0.35। 0.35। ओके। देवांग बेटा आपको आया? सर बहुत ज्यादा आ रहा था आंसर। कितना आ रहा था? सर वो 100 से ज्यादा आ रहा था, गलत है। अल्फा 100 से ऊपर कैसे आएगा? अल्फा सर तभी गलत है। कोई नहीं, मेरे पास जो इसका आंसर दिया हुआ है वो 0.34। वेरी गुड मनस। यस। अब कैसे आंसर आया वो डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर आपको एक आइडिया दिया था, मैंने कहा था कि जो इसमें डेंसिटी है वो याद रखना, डेंसिटी दी जा रही है वो डेंसिटी नहीं है। वेपर डेंसिटी नहीं है। तो केयरफुल रहना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन जो है उसको देख लेते हैं। SO3 गैस गिविंग SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये दिया हुआ है। अब हम लोग इनिशियली 1 लेते हैं इसको, ये 0 0 हो गया, 1 माइनस अल्फा किया, अल्फा अल्फा बाई 2 कर दिया, है ना? सो एट इक्विलिब्रियम बेटा मोल्स कितने हो गए?
1 plus alpha by 2. 1 plus alpha by 2. ठीक है, अब हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे क्या लगाते हैं, मास इज कंजर्व, है ना। हाँ, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मोल्स इनिशियल इनटू मोलर मास इनिशियल। इनिशियल का फायदा ये होता है, इनिशियल यू हैव ओनली SO3 yes. एंड देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम, और फिर ये आ जाएगा मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, that will be considered as observed molar mass. इसको क्या बोलेंगे बेटा, Observed molar mass. ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये मिक्सचर का है जिसको हमको निकालना नहीं है, वो तो इसके थ्रू ही निकलेगा, ऐसा इंडिविजुअली करके कुछ ऐड नहीं कर देंगे। तो ये 1 दिया है, मोलर मास इनिशियली कुछ है क्या, कितना होगा बेटा बताओ। 80. सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 48 आ जाएगा, है ना। 80 हाँ, इज इक्वल, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने हैं, 1 plus alpha by 2. alpha by 2. यानी कि सम हाउ हमको क्या पता चल जाए बेटा, Observed molar mass. ऑब्जर्व मोलर मास, तो अपना आंसर आ जाएगा। अब ऑब्जर्व मोलर मास के लिए उसने क्या दिया हुआ है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर दिया हुआ है। तो ऑब्जर्व मोलर मास इक्विलिब्रियम मिक्सचर का ही तो है, तो उसको कैसे निकालें, तो हम लोग PV/NRT लगा सकते हैं, Yes. राइट। तो अब इसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर दे रख, वॉल्यूम निकाल सकते. हाँ, तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 620, टेम्परेचर 627 है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या कर दोगे, 900. ये 900 आ गया, है ना। R की वैल्यू पता है अपने को, हाँ, और प्रेशर इसमें 1 एटमॉस्फेयर दिया तो है, हाँ, यस, हाँ, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और इसी में हम डेंसिटी कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा। जैसे N by V को डेंसिटी ले लेंगे. बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो वही. प्रेशर ये हो जाएगा तुम्हारा मास वॉल्यूम और मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और ये R और ये T, राइट। सीधे सीधे यहाँ लगा दो आप, 1, ये कितना दिया हुआ है बेटा, 0.925 ना, यस. तो कुछ यही किया होगा आपने। R की वैल्यू कितनी रखोगे बेटा यहाँ, 0.21. 0.0821, क्योंकि सब ATM लीटर वाला है, हाँ, 900। तो यहाँ से मोलर मास इक्विलिब्रियम मिक्सचर का आ गया कितना, 68.348. 68.34 समथिंग, 348 के आसपास आएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो अल्फा का वैल्यू आएगा, मतलब ये 0.34 0.35 जो भी आपने निकाला, परफेक्ट। दिमाग समझ में आया बेटा। सर वहाँ पे हमें डेंसिटी दी है 0.925, तो हमने मोल्स मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी दे दी, तो हमने डिवाइडेड बाय मोलर मास क्यों कर दिया? जो मोल्स होता है ना, मोल्स को लिखेंगे पहले मास अपॉन मोलर मास, और फिर वॉल्यूम इस तरफ लेके जाएंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, जो कि डेंसिटी है। अच्छा, नहीं समझ में आया? अरे ये वो एक्चुअली डेंसिटी का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा सकते हो, PM/RT करके, ठीक है। यस बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, PV/NRT आता है, दैट्स इनफ। आप कितने फॉर्मूलाज रटोगे, तो इट टेक्स 30 seconds टू एनालाइज एवरीथिंग, कोई गलती नहीं आएगी। हो गया. यस हाँ, सर, done. ये भी हमारा फिनिश हुआ। सो इसमें चलो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम।
factors affecting the state of equilibrium. सब बहुत आसान है, इजीली आप स्कोर करेंगे एग्जाम। एक्चुअली में तो 3 मेन फैक्टर्स का डिस्कशन करना होता है, एक कंसंट्रेशन का, एक प्रेशर का और एक टेम्परेचर। ठीक है, और बेसिकली जो प्रिंसिपल हमको यहाँ पर पढ़ना है दैट इज ले शटेलियर प्रिंसिपल। इंडियन स्टाइल में लोग इसको ले चाटेलियर भी बोलते हैं। ठीक है, ले शटेलियर प्रिंसिपल है। तो पहले ये क्या है वो लिख लेते हैं। मेनली किसका इफेक्ट देखना है बेटा? कंसंट्रेशन का, प्रेशर का और टेम्परेचर। चलो लॉ, इसमें प्रिंसिपल पहले तो लिखो। Yes, sir. लिखिएगा इसमें कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडी of effect of concentration, pressure and temperature. Concentration, pressure and temperature on large number of equilibria. He concluded that if a system at equilibrium is subjected to a change, if a system at equilibrium is subjected to a change in concentration, pressure or temperature, in concentration, pressure or temperature, the equilibrium shifts in the direction that reduces the effect of this change. पढ़ लो बेटा इसको। Yes. हाँ सर, हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा है एक्चुअली। मतलब जैसे कॉमन सेंस से भी आप ऐसा सोचो कि मान लीजिए कि इट्स लाइक कि एक ब्लॉक रखा हुआ है अर्थ, या ऐसा, और आपने इधर से फोर्स लगाना शुरू किया, तो अब उसको अपोज करने के लिए काइंड ऑफ आप फ्रिक्शनल फोर्स इधर बोल देते हैं, राइट। अभी आप उल्टा कर दो, आप इस डायरेक्शन से लगाना शुरू कर दो, तो उसको अपोज करने के लिए कौन आ रहा है? इधर से आ जाएगा, राइट। तो ये काइंड ऑफ इसी टाइप में हम डील करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग इससे, कॉन्सेंट्रेशन से। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे डील करें, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि आपने A प्लस बी गिविंग C प्लस डी बोला, राइट। अब इसमें जो रिएक्शन कोशेंट या कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट जिसको बोलते हैं, वो क्या है बेटा इसमें? तो आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, यही है ना। अब हम लोग Yes. क्या बोलेंगे? एट इक्विलिब्रियम this QC is equal to KC। ठीक, जैसे ही आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, इफ वी चेंज कॉन्सेंट्रेशन, बताइए किस चीज की वैल्यू
बदल जाएगी, केसी या क्यूसी? क्यूसी क्यूसी। केसी क्या है? टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड। टेम्परेचर, हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। और क्यूसी इन कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो है, तो क्यूसी विल चेंज, क्यूसी विल चेंज, केसी रिमेन्स सेम, सेम। अब अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वापस अपने को इक्विलिब्रियम पे लेकर आएगा, यानी क्यूसी को वापस केसी के बराबर होना ही है। मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया, जो है कॉन्सेंट्रेशंस आपने रिएक्टेंट्स के बढ़ा दी, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशंस आपने बढ़ा दिए, तो बताइए अचानक से क्यूसी की वैल्यू किससे क्या हो जाएगी? केसी से बड़ी हो जाएगी बड़ी हो कि जाएगी, कम हो जाएगी? बताओ, क्यूसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ध्यान से देखो। समझा होगा। अगर आपने रिएक्टेंट्स बढ़ाए तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा और छोटा ओह, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, यानी मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए? स्मॉलर। लेसर देन, लेस देन। ऐसा नहीं है आप लोग सीधे सीधे जो मैं बोल रहा हूँ वो सीधे सीधे हाँ हाँ कर रहे हो, आप एनालिसिस करके चलिए बेटा। हाँ? ये ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। तो क्यूसी आपका केसी से कम हो गया, ये आपका यहाँ पर केसी बैठा हुआ है, क्यूसी आपने जो है छोटा कर दिया। अब इसको वापस इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? केसी के बराबर। केसी पे जाने के लिए इसको न्यूमरेटर बढ़ाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर मूव करनी चाहिए? बैकवर्ड, फॉरवर्ड। न्यूमरेटर बढ़ाना है, यानी ओह, सी एंड डी प्रोडक्ट्स बढ़ाने, प्रोडक्ट्स बढ़ाने के लिए रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब whenever you notice QC less than KC, reaction will be moving in which direction? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन। कोई इश्यू तो नहीं है बेटा? नहीं, इसी तरह से आप सोचिए कि आपने कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स की कम कर दी, या मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की नहीं, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की कम कर दी, तो भी यही चीज हो जाएगी। मानते हैं कि नहीं? यस। ओह, यस, दोनों सिचुएशंस में क्यूसी केसी से क्या हो जाएगा बेटा? कम, कम, और फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलोगे। अब अगर आपने कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स की कम कर दी या फिर प्रोडक्ट बढ़ा की दी, बढ़ा दी। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो योर क्यूसी विल बिकम ग्रेटर देन केसी। बहुत सिंपल से सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपने न्यूमरेटर बढ़ा दिया, न्यूमरेटर बढ़ा दिया तो क्यूसी की वैल्यू बड़ी हो गई, क्यूसी ग्रेटर देन केसी हो गया, यानी कि आप यहां पर आ गए, ये आपका क्यूसी यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब ये अपने आप को अब क्या करेगा? कम करेगा। कम करने के लिए यानी कि इसको कम करना है, कम करना है तो रिएक्टेंट किसको बढ़ाएगा। बढ़ाना पड़ेगा? एडी को बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्टेंट, बैक। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नहीं, अब मान लीजिए कि आपने चेंजेस ऐसे किए कि क्यूसी रिमेन्स इक्वल टू केसी, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? नो चेंज। नो चेंज, सोचिए, अगर आपका कभी भी ऐसा चेंज करो कि नेट में क्यूसी और केसी इक्वल ही रहे, तो हम लिखेंगे नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नहीं सर, इसको पहले कॉपी कर लिया। यस सर। सर एक सेकंड, हम्म, सर डन, हो गया। यस सर डन, हो गया। अब इसमें लिखिएगा। अच्छा, इसमें एक एक आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, बड़ी चीटिंग के साथ वो चीजें करते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने ऐसा लिख दिया,
और आप इमोशनल हो जाते हैं सॉल्व करते समय। मान लीजिए उसने ये किया, अब इसमें वो NaNO3 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी देगा तो क्या कोई चेंज आएगा इक्विलिब्रियम में? नहीं सर, नहीं। क्यों? सर हम सिर्फ क्योंकि गैसेस को देखेंगे। हमें बड़ा केयरफुली Molecules बहुत ऑब्जर्व करते हैं। करना पड़ेगा कि हमारा जो QC है वो केवल क्या इन्वॉल्व करता है? गैसेस। O2 की कॉन्सेंट्रेशन को। यहाँ तो जब तक O2 चेंज नहीं होगा तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और O2 चेंज करने पर भी K चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? नहीं तो क्या Yes, sir. हम रट के चले जाते हैं और हमारे दिमाग में रहेगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो हमने बोला कि के कम हो गया। के कम नहीं हो गया, तो उसमें हम क्यों की उसमें डील करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी सोचें कॉन्सेंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर चेंज होने पे, वो तो क्यू पे ध्यान जाना चाहिए आपका। ये हो गया। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट फैक्टर जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इस पे एक नोट लिख लीजिएगा बेटा। Yes, sir. बोला जाए, Yes, sir. if the pressure is increased, if the pressure is increased, reaction takes place in a direction which will bring about lowering of pressure. यही तो कह रहा है लशेटिलिए प्रिंसिपल, राइट? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो ऐसी रिएक्शन मूव करेगी कि बढ़ा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए। प्रेशर बढ़ाओगे तो वो कहेगा कि ऐसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मूव कराइए जिससे प्रेशर कम हो जाए। ठीक है? So if the pressure is increased, the reaction takes place in a direction which will bring about lowering of pressure. This means equilibrium will shift in the direction. Equilibrium will shift in the direction which produces smaller number of gas molecules. Smaller number of gas molecules. देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये दे दिया, ये दे दिया आपको। अब मान लीजिए कि आपने सडनली प्रेशर ऑफ द सिस्टम बढ़ा दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी बेटा? Pressure decrease करेगा। इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब। अब इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो गई तो किस तरह से डिस्टर्ब होगी? तो डिस्टर्बेंस तो हम केवल क्यू के टर्म्स में मेजर कर पाते हैं, राइट? Yes. तो जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो इट्स लाइक कि वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम क्या हो गया? Decrease. वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम Decrease. डिक्रीज हो गया। Decrease. तो तुम इसको ऐसे सोचो कि मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो गया? Increase. इंक्रीज हो गया, राइट? वॉल्यूम कम हो गया, समझ लो मोल्स पर वॉल्यूम क्या हुआ? Increase. इंक्रीज हो गया। तो अगर मोल्स पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो हम इसको ऐसा सोचेंगे कि इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट द डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ मोल्स इज Less. लेस। ऐसा सोच के भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ मोल्स इधर कम है, आप इधर मूव करना शुरू कर देते हो। ठीक है? तो इसमें बड़ा सिंपल सा पॉइंट याद यही रखना है कि when pressure is increased, equilibrium shifts in the direction where number of moles is less. और वो नंबर ऑफ मोल्स किसके लेस होने चाहिए? Gaseous. गैसियस कंपोनेंट्स के। ठीक है? Yes. आप जैसे ये देखो बेटा, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस। बताइए क्या होगा इसमें?
प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड 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 डायरेक्शन में जाएगा। फिर PCl5 गैस गिविंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड। यस सब बहुत आसान है। आंसर बेटा इस पे बताइएगा। प्रेशर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा? सर ये सेम क्या होगा? नो चेंज नो जी। चलो कॉपी कर लिया? यस सर। नहीं सर एक मिनट ओके। यस सर डन Now next, effect of temperature. Effect of temperature. So एक पहले तो नोट लिख लो बेटा। यस सर If the temperature is increased, reaction proceeds in a direction in which some heat can be destroyed डिस्ट्रॉयड का मतलब है जिधर एब्सॉर्ब हो रहा हो रिएक्शन हीट, एंडो so that the temperature of the system remains constant. आप इसको ऐसे समझ लो कि अगर मैंने ये लिख दिया बेटा A प्लस B प्लस हीट और मैंने यहां दिखा दिया C प्लस D, तो आपके लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट एक रिएक्टेंट की तरह हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, अगर आपने हीट सप्लाई किया तो यानी कि आपने क्या इंक्रीज कर दिया, अ काइंड ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर दिया। और रिएक्टेंट इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि आपने लिखा A प्लस बी गिविंग C प्लस डी प्लस हीट। अब अगर तुमने यहां पर हीट सप्लाई कर दिया तो हीट क्या है? काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्शन किधर मूव करा देंगे? बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सी बात है। ठीक है, पहला वाला आपका है एंडोथर्मिक और दूसरा रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। तो हम लोग क्या हाईलाइट कर सकते हैं इसमें कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं दे आर फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। एंडोथर्मिक reactions are favored at high temperature and exothermic reactions are favored at low temperature. सर डन हो गया? यस चलो ये भी, इसका भी हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। इसको ऐसे लिखो,
सॉलिड लिक्विड। ये इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर में मेंटेन होती है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। किस पे मेंटेन होती है बेटा? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो मैं आपको दो इक्विलिब्रियम दे रहा हूं। एक है आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर और एक है सल्फर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू सल्फर लिक्विड। अब इसमें कहते हैं कि इफ pressure is increased, melting point of ice decreases, while melting point of solid sulfur increases. Why? 2 minutes एनालाइज करो बेटा। क्वेश्चन पहले समझो। हाँ, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में। एक में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, एक में प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। व्हाई? कुछ आइडिया लग रहा है बेटा? सर एक और मिनट दे सकते हैं? यस। डिस्कस कर लें बेटा? नहीं क्लिक कर रहा है आपको? यस सर, डिस्कस कर। देखो अच्छे से सुनना बेटा। यस। हमने क्या किया बेटा? प्रेशर इंक्रीज कराया। जहां पर भी गैसियस कंपोनेंट्स नहीं दिए हो वहां पर आपके लिए ये बोलना इम्पॉसिबल है कि प्रेशर का इफेक्ट मोल से कैसे रिलेट करें। बात समझ में आई? अब कॉमन सेंस लगाओ। प्रेशर बढ़ाओगे तो सडनली क्या कम हो जाना चाहिए? वॉल्यूम। ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। यानी हम लोग जहां पर भी गैसियस कंपोनेंट्स नहीं है वहां हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस equilibrium shifts in the direction where volume is less. सर इसमें गैसेस कंपाउंड नहीं है तो यहाँ भी क्या बात? है। पहले मेरे को बोलने दो। ये समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? When pressure is increased, equilibrium shifts in the direction where volume is less. ये कब हम बात कर रहे हैं? जब गैसियस कंपोनेंट नहीं है, यानी कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स वाले केसेस कर रहे हैं। वो भी तो इक्विलिब्रियम होती है। क्या वो इक्विलिब्रियम नहीं होती? क्या वही इक्विलिब्रियम होंगी जिनमें गैसियस कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे? गैसियस कंपोनेंट्स आने की वजह से वो डोमिनेट करते हैं। समझ गए? अब देवांग बोलो क्या कह रहे हो? सर ये पूछ रहा था कि उसमें गैसियस नहीं है कोई भी, तो ये रूल यहाँ भी अप्लाई होगा? वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर कैसे आंसर्स को निकाला जाता है, कैसे चेंज किया जाता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम सडनली उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर वॉल्यूम कम है। वही तो इफेक्ट है उसका। सर फिर तो हो गया। अब आप इसको सुनो। आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसकी खास बात ये होती है, नॉर्मली क्या होगा बेटा? कोई भी दूसरी उसमें इक्विलिब्रियम में जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो डिस्टेंस बढ़ती है, यानी वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। राइट? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? इंक्रीज करेगा। ये तो नॉर्मल है ना, लिक्विड से गैस बनना, सॉलिड से लिक्विड बनना, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज की तरफ जाता है। राइट?
लेकिन आइस टू वाटर में मालूम है ना केस क्या हो जाता है, सर वो डिक्रीज हो जाता है। उल्टा हो जाता है। क्योंकि आइस में क्या होता है, 9th-10th में भी पढ़ा हुआ आपने, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। Yes. तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। आप घर पे भी फ्रीजर में आप मान लीजिए प्लास्टिक पे पानी रख दीजिए और उसको फ्रीजर में डाल दीजिए तो वो फैल जाएगा, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस वाली इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है बेटा, कि यहाँ पर जब आइस मेल्ट होती है तो वाटर का वॉल्यूम, यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम जो वाटर का है दैट इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। तो अगर तुमने यहाँ प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी बेटा, विल शिफ्ट, किधर वॉल्यूम कम हुआ, वाटर की तरफ, Water. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स Water. वाटर, इक्विलिब्रियम वाटर की तरफ शिफ्ट हो गया, वाटर ज्यादा बनने लगा, Hmm. वाटर ज्यादा बनने लगा और हमें इसको वापस इक्विलिब्रियम पे लाना है, यानी हमें क्या बनाना है, आइस। भाई वाटर ज्यादा बनने लगा तो वाटर कम कैसे करोगे, आइस ज्यादा Ice बना बना। करके। आइस ज्यादा कब बनेगा, जब टेम्परेचर डाउन करोगे या टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट हमको क्या करना, मेल्टिंग पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीज करना। डिक्रीज। बात समझ में आई? यस यस। गुड, क्वेश्चन रिलेशन आपको क्लैरिटी देगा। फिर दूसरे वाले में यही लॉजिक लगाएंगे। अब हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूम जो सल्फर का है लिक्विड का, वो क्या है बेटा, ग्रेटर है, वो तो नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा ना, ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, टुवर्ड्स सॉलिड, यानी सॉलिड बढ़ने लगा। अगर सॉलिड ज्यादा बढ़ रहा है तो तुम्हें इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, लिक्विड बढ़ाना पड़ेगा, राइट ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ये होगा कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज इक्वल टू रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? यस। तो अचानक से कोई दूसरी चीज ज्यादा होने लगेगी तो मुझे दूसरे इधर वाले को बढ़ाना पड़ेगा, ये ऑब्वियस है, या ये बढ़ गया तो ये मुझे बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को इक्विलिब्रियम पे वापस लाने के लिए। तो इसीलिए इसमें क्या करना है, क्योंकि सॉलिड बढ़ रहा है तो मुझे इसको और मेल्ट कराने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज कराना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गई। वही तो लिखा है, इसको अच्छे से कॉपी कर लो बेटा। ऐसा कुछ नया सा आपको एग्जाम में मिल सकता है जहां पर आपको सोचना पड़ेगा। सर अब इसमें ये 3 मेन फैक्टर्स, मेजर फैक्टर्स थे, वो फिनिश कर लिए। 2 और फैक्टर्स इसमें हम लोगों को पढ़ने। तो एक आप लिखिएगा इसमें, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बड़ा आसान सा है। देखो, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो हम डील कर रहे हैं बेसिकली वो है क्या, वो अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस, राइट, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यही तो हो रहा है ना। यस कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट विल, मान लीजिए पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं ना, नहीं तो आप फिर निगेटिव बोलेंगे। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, कैटलिस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, राइट। यस उसको तो क्या, उसको इससे मतलब ही नहीं है कि किसको, वो केवल देख रहा है एरो हेड, दिख रहा है बेटा, एरो हेड। तो अगर आपने कैटलिस्ट डाला तो वो उसको ये एरो हेड भी दिख रहा है, तो वो R to P बढ़ा देगा रेट को, और उसको ये भी तो एरो हेड दिखा तो वो P to R भी बढ़ा देगा। यानी कि रेट जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का भी इंक्रीज कर दिया और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए कि आपने इक्विलिब्रियम जब था, इक्विलिब्रियम था जिसमें रेट जो है
रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू रेट प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, ये इक्वल था। इक्विलिब्रियम का मतलब ये, और आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट दोनों के रेट्स को इक्वली बढ़ा रहा है। बताइए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। केवल हो क्या गया कि जो इक्विलिब्रियम पे पहुंचने का टाइम था वो कम हो गया। अगर मैं इसको ग्राफिकली, जो ग्राफ इतने सारे हमने एनर्जी डायग्राम बनाए, उसी सेंस में अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स ले लिया हमने, यहाँ मान लीजिए आपने प्रोडक्ट ले लिया, और ये आपका नॉर्मल सा ग्राफ। ये क्या है बेटा, याद करके बताइए? ट्रांजिशन स्टेट। एनर्जी के टर्म्स में इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। एवरी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, जिसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड बैरियर। ठीक, अब ये क्या था बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी था, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। जैसे ही आप कैटलिस्ट डालोगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को नीचे ले आता है, यानी कि आपका जो नया होगा वो ऐसा एनर्जी डायग्राम बना सकता है। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड वही कम हो गई तो आपके मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर, तो रेट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो रेट इंक्रीज हुआ, लेकिन वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट दोनों के लिए इंक्रीज हो गया। इसीलिए देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इक्विलिब्रियम। नो चेंज इन इक्विलिब्रियम, ये हाईलाइट करना है, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन काम क्या किया उसने कैटलिस्ट ने? कैटलिस्ट reduces the time to reach equilibrium state। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो इक्विलिब्रियम फटाफट आ जाएगा। सर एक सेकंड। सर डन। और इसमें लास्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ inert gas on equilibrium। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली चीज है इनर्ट गैस क्या है, बताओगे? सर HCl भी आ रहा है। कौन? सर फ्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन नहीं सर, वो हीलियम आर्गन। नोबल गैस। ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनका। नोबल गैस। ओके तो नोबल गैसेस को आप इनर्ट गैसेस बोल रहे हो, राइट? सर उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ओके चलो, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। इनर्ट का मतलब है जो रिएक्शन में पार्ट ना ले। बात समझ में आई? A gas which does not react with any of the components of equilibrium mixture। वो जरूरी नहीं कि आप उसको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सब बोले। कोई भी गैस जो कि हमारे रिएक्शन सिस्टम में इन्वॉल्व होकर के रिएक्शन नहीं शुरू कर दे, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? इनर्ट गैस। तो आप सबसे पहले तो अपने माइंड से कुछ चीजें निकाल के यहाँ पर साफ साफ लिख लो। इनर्ट गैस हमारे लिए क्या है बेटा? अ गैस
which does not react with any of the species involved in equilibrium. ठीक है? React with? Any of the components Okay. of equilibrium mixture. हाँ? Yes. अब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं. A moles of A plus B moles of B giving C moles of C plus D moles of D. ये अब मान लीजिए कि आपके जो इक्विलिब्रियम पे मोल्स हैं, एट इक्विलिब्रियम, इसके मान लीजिए A1 मोल्स हैं, इसके B1 मोल्स हैं, इसके C1 मोल्स हैं, D1 मोल्स हैं, ये दिया हुआ है. ठीक. Yes. और मान लीजिए कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो है वो P दिया हुआ है, राइट. तो अब अगर ऐसे कोई सोचे कोई स्टूडेंट की भाई जब रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेना इनर्ट को तो पड़ा रहेगा, ना तो वो ए को डिस्टर्ब कर रहा है, ना बी को डिस्टर्ब कर रहा है, ना सी को डिस्टर्ब कर रहा है, ना डी को डिस्टर्ब कर रहा है. जब वो किसी भी कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब क्यों करेगा? ये कॉमन सी चीज आती है निकल के. ठीक है. लेकिन ध्यान से देखने पे क्या पता चलता है कि जो तुम्हारा इनर्ट गैस है वो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बदल देगा. बदलेगा कि नहीं बोलेगा? बता. टोटल नंबर ऑफ मोल्स. और टोटल नंबर ऑफ मोल्स बदलने से क्या चेंज हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन. यानी सबके मोल फ्रैक्शंस कम हो गए. मानते हैं कि नहीं? Yes. तो अगर आप इसका केपी लिखें फटाफट, जैसे मैं सोच के बताऊं आपको, केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी to the power C, partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A, partial pressure of B to the power B. पार्शियल प्रेशर A का कितना लिख सकते हैं, C का कितना लिख सकते हैं? C1 अपॉन क्या लिखेंगे? A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 इंटू P टू द पावर C. इसका भी C. तो मैं क्या करता हूं, इसकी पावर T1 अपॉन A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, इसकी पावर D अपॉन A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, इसकी पावर A B1 A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, इसकी पावर B. और P की पावर क्या कर देंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हम लोग इसको सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू C1 टू द पावर C, D1 टू द पावर D, A1 टू द पावर A, B1 टू द पावर B, और लिख देंगे P टू द पावर डेल्टा N अपॉन, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 टू द पावर डेल्टा. इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मान लीजिए कि आपने कुछ इनर्ट गैस डाल दिया. मान लीजिए कि आपने x मोल्स क्या डाल दिया? इनर्ट गैस. ठीक. तो बताइए QP, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे KP और ये QP क्या थे? इक्वल. जैसे ही आपने इनर्ट गैस के x मोल्स डाले, बताइए इस जगह में क्या चेंज होगा? इस पूरे उसमें क्या चेंज होगा? C1 चेंज हो सकता है क्या? नहीं. D1 चेंज हो सकता है क्या? नहीं. A1 चेंज हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं कर रहा है इनर्ट गैस, तो क्यों चेंज होगा? चेंज होगा ये टोटल मोल्स. मानते हैं कि नहीं? Yes. तो मैं जब QP लिखूंगा तो मैं QP इसका लिखूंगा C1 to the power C, D1 to the power D, A1 to the power A, B1 to the power B, और P to the power डेल्टा NG अपॉन यहाँ आ जाएगा A1, B1, C1, D1 और X. मानते कि नहीं बेटा? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं. ये आपका QP आ गया. अब हमें केवल इतना जज करना है कि QP is less than KP or greater than KP. Is it clear?
ठीक है। अब इसमें कैसे पता चलेगा, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से देखना बेटा हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि हम लोग प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा? प्रेशर कांस्टेंट, क्योंकि हमने प्रेशर चेंज नहीं किया। मोल्स जब डाले गैस के, इनर्ट गैस के, तो प्रेशर चेंज नहीं किया, प्रेशर कांस्टेंट है। अब सोचिए अगर हमने डेल्टा एन जी 0 ले लिया तो बताइए क्यूपी क्या हो जाएगा और केपी रिलेशन हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो हो जाएगा ना समथिंग टू पावर 0 1 हो जाएगा, इधर भी यही इधर भी यही, तो क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट। बताइए कोई डिफिकल्टी? नहीं। फिर इसमें क्या होगा, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकली, ये ग्रेटर देन 0 कर दिया, यानी कि आपका डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो बताइए क्यूपी केपी से कम हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा? बढ़ जाएगा, छोटा। ये ठीक है। और फिर से वही स्टाइल, ये केपी है और यहाँ पर क्यूपी आ गया। क्यूपी अपने आप को क्या करना चाहेगा? बढ़ाना चाहेगा, यानी कि वो प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहेगा, न्यूमरेटर को बढ़ाना चाहेगा, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगी? कोई कंफ्यूजन हो तो बोल देना बेटा। ये फटाफट ये आप बना लो, तुरंत समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है। फिर डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो गई तो क्यूपी ग्रेटर देन केपी आ जाएगा। इमीडिएट आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा केपी तो अपनी जगह पे है, ये बड़ा हो गया क्यूपी, तो क्यूपी छोटा करना चाहेगा, यानी अपना प्रोडक्ट कम करेगा और डिनोमिनेटर जो कि उसका रिएक्टेंट है उसको बढ़ाएगा, तो ये आ जाएगा बैकवर्ड। ठीक है। ये प्रेशर कांस्टेंट पे। मान लीजिए कि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। क्या कांस्टेंट कर दिया बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां हमने प्रेशर लिखा है उस प्रेशर के बदले वॉल्यूम लिख देना पड़ेगा। तो P हो जाएगा NRT अपॉन E। ठीक है। N क्या है बेटा? A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस X RT बाई V, राइट? यस। अब इसको आप QP वाले इक्वेशन में डाल दो। तो QP क्या था? C1 टू द पावर C, E1 टू द पावर D, A1 टू द पावर A, B1 टू द पावर B, यही था। यस। और P टू द पावर ये, P की पावर ये थी, तो आप करोगे तो A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस X, इसकी पावर डेल्टा एन जी हो जाएगी, और RT अपॉन V की पावर डेल्टा एन जी हो जाएगी। और नीचे जो था पहले से ही प्रेजेंट था A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस X टू दी पावर डेल्टा एन जी, ये क्या हुआ बेटा? कैंसिल हो गया। अब आपका जो भी ये है इसमें कहीं पर भी कुछ भी इफेक्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी आपने कांस्टेंट कर दिया। अब डेल्टा एनजी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑल द इक्विलिब्रिया, यानी किसी भी टाइप की इक्विलिब्रियम के लिए ये नो इफेक्ट हो जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? यस। बिकॉज क्यूपी विल रिमेन सेम, इक्वल टू केपी, कोई चेंज ही नहीं हुआ, सेम ही है। क्यूपी हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, और केपी में भी वही चीज है, यहाँ भी रख दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यानी केपी और पीपी सेम रहने वाला है, इसीलिए नो इफेक्ट। तो अब इसको हम रट लेंगे। क्या रटेंगे बेटा? कि व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर देयर विल बी इफेक्ट इफ डेल्टा एनजी is not equal to 0. not equal to 0. If delta ng greater than 0, it will be forward direction. If delta ng less than 0, it will be backward. And if inert gas is added at constant volume, there will be no effect on equilibrium. Is it clear? यस। चलो इसको कॉपी करो। एक डाउट है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है हाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगी?
क्या चीज बेटा? सर जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाती है, प्रेशर नहीं, कम करेंगे तो कंटेनर में वॉल्यूम बढ़ेगी। रिएक्शन करा रहे हो, क्लोज कंटेनर। तो आपको ये चीज बोलना पड़ेगा ना, वॉल्यूम कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट बोला, मतलब आप किसी कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हो जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। और जब प्रेशर आप चेंज करा रहे हो, यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, बाकी चीजें वॉल्यूम चेंज चेंज हो कैसे सकती, होगी? प्रेशर हमको फिक्स रखना है। तो सर अगर प्रेशर चेंज किया तो वॉल्यूम भी नहीं होना चाहिए चेंज? मतलब सर जैसे हमने पहले देखा था कि हम प्रेशर बढ़ा रहे थे तो वॉल्यूम कम हो रही थी, लेकिन अगर हम ठीक है, प्रेशर ही चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए ना। तुम कह रहे हो प्रेशर चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम चेंज भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या पीवी स्क्वायर या एनआरटी में केवल प्रेशर और वॉल्यूम ही चीजें हैं? अच्छा। उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। है सर। तो तुम्हारे हिसाब से तो खाली प्रेशर और वॉल्यूम ही आपस में डील करते हैं। नहीं समझे? समझ गया सर। चलो, कहाँ से कॉपी करना है बेटा? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा सकते? सर हो गया ये पेज। सर अभी नहीं हुआ। सर आप सर हो गया। हो गया। सर ये पेज हो गया। यस सर। सर डन। सर एक मिनट। हाँ, यस सर डन। अब इसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन करेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का ये मतलब आप ये समझिए कि एक ही कंटेनर में दो दो इक्विलिब्रियम सेटअप और उनमें कॉमन कंपोनेंट्स है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक इक्विलिब्रियम चल रही ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी। इसी कंटेनर में एक दूसरी भी चल रही है सी प्लस ई गिविंग एफ प्लस जी। बात समझ में आई बेटा? कि ऐसी दो इक्विलिब्रियम जो जिनमें कॉमन कंपोनेंट्स हैं वो एक ही कंटेनर में हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक का इंफ्लुएंस दूसरे पे होगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। तो हम लोग उनको फिर पैरेलली डील करते हैं। जब भी ऐसा केस आए, एक पैरेलल लाइन बनाना बेटा, और एक तरफ एक इक्वेशन लिख देना, जैसे ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, और दूसरी तरफ दूसरा इक्वेशन लिख सॉल्विंग के पर्पस। ऐसा ये तुमने किया। फिर जब आप ऐसा लिखोगे इनिशियल, तो मान लीजिए कि आपने ए और बी जो है इनिशियली, लेट अस से यहाँ पर ए और बी, या ऐसा A1 B1 कर लिया आपने, A1 B1 से शुरू किया, सी और डी कितना लिया बेटा?
0 0 ले लिया, Hmm. ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए कि तुमने ई वाला जो है इनिशियली लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ई ले लिया, ठीक है, ये आपने 0 0 ले लिया, तो ये रिएक्शन कब स्टार्ट होगी, जब आपका कुछ ना कुछ अमाउंट इसका आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ये Yes. कब आएगा, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो आप मान लीजिए यहाँ पर लिखते हो एट इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम इसमें से कुछ अमाउंट गया, सेम अमाउंट इसमें से चला गया, इधर एक्स आया, इधर एक्स आया, लेकिन जैसे ही ये एक्स आया, इसका कुछ अमाउंट रिएक्शन में चला गया इसके साथ। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes. अब C इक्विलिब्रियम पे x माइनस वाई है, तो यहाँ भी तुम्हें x माइनस वाई ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? Okay. ठीक है, इस तरह से सर आप लेफ्ट वाले में कुछ चेंज हो गया? थोड़ा सा लाउडर बोलो बेटा। सर लेफ्ट वाले में कुछ माइनस वाई चेंज हो गया? ये लेफ्ट राइट की बात नहीं है, ये तो एक ही कंटेनर में C है ना, यस एक ही कंटेनर, तो एक कंटेनर में कितना, वो C तो वही रहने वाला है ना, है ना। तो ये नहीं है कि वो यहाँ से वहां हम कर रहे हैं, हम तो केवल ये कह रहे हैं जैसे ही वाई कंपोनेंट रिएक्शन करेगा तो वो चेंज हमको यहाँ भी दिखाना पड़ेगा इस इक्विलिब्रियम में। ये हमको, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, तो उस क्वेश्चन के थ्रू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। इसको कॉपी कर लो पहले। केवल एंड में इतना लिख देना कि सिंस कंपोनेंट C is common in both the equilibria, so number of moles of C must be same in both the equilibria. Sir, done. Done? देवांग बेटा हटा दें इसको। यस चलो एक क्वेश्चन लिखो बेटा। When NO and NO2 are mixed, when NO and NO2 are mixed, the following equilibria are obtained. ये इक्वेशंस लिख लो। N2O4 है, इसके लिए Kp का वैल्यू दिया हुआ है 6.8, और दूसरी जो इक्विलिब्रियम दी हुई है दैट इज NO प्लस NO2 गिविंग N2O3। इसके लिए कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पर। सर सब कैसियस में है? हाँ, और इसमें लिखिएगा in an experiment when NO and NO2 are mixed when NO and NO2 are mixed in the ratio of 1:2, in the ratio of 1:2, the final total pressure was 5.05 atm. Final total pressure was 0.05 5.05 atm. And the partial pressure of N2O4 was 1.7 atm. 1.7 atm. Calculate number 1, equilibrium partial pressure of NO. Equilibrium partial pressure of NO. Number 2,
Kp for equation NO plus NO2 giving N2O3. ठीक है। Yes, sir. अब जैसे ये क्वेश्चन आप एक बार रीड करो बेटा, है ना, फिर डिस्कशन इसका करते हैं। एक बार आप रीड करो, ये क्वेश्चन ये कर लेंगे तो पूरा आपको क्लैरिटी हो जाएगी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कैसे डील करो। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लिया बेटा? Yes, sir. अब इसको देखो, मैंने आपको क्या बोला कि साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा बेटा? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है, देखो सर, कंपोनेंट्स दोनों में NO2 है। दोनों में से तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एक लिख देंगे, एक राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किधर लिख रहे हो, ये दिया हुआ है, ठीक, ऐसा दिया हुआ है। अब जब तुमसे बोला जाएगा इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर, तो बताइए इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर किस किस कंपोनेंट की वजह से होगा? बताइए इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर किस किस कंपोनेंट्स की वजह से होगा? NO2 की वजह से होगा, हाँ, N2O4 की वजह से होगा, NO और NO और NO और NO2, समझ गए ना? मतलब जितने कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं सबकी वजह से होगा, हाँ, ठीक है। सो जब हमको लिखना होगा इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर, तो हम लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। इज इट क्लियर? yes, अब इसमें देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब आपको लगे कि पूरे क्वेश्चन में केपी, प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इन्हीं में डील कर रहा है, तो हम लोग क्या चालाकी करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर और मोल्स प्रोपोर्शनल होते हैं अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ में आई? प्रीवियस लाइन आती है साफ साफ। तो रादर देन वी डील इन मोल्स, हम लोग प्रेशर में डायरेक्टली डील करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है हम जब यहां लिखेंगे इनिशियल, तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? 1:2 रेशियो ऑफ NO2, मोल्स रेशियो है वो, हम लोग क्या इसको कर देंगे P2P। P के टर्म्स में। इसको अगर मैं P0 ले लूं तो ये कितना हो जाएगा? क्लियर है बेटा? yes, ये तो 0 दिया हुआ इनिशियल। बताइए यहाँ पर क्या कुछ लिख सकते हैं इनिशियली? इनिशियल NO2 का 2P रहा। हाँ, तो 2P0 यहाँ भी लिखना पड़ेगा भाई, जो कॉमन कंपोनेंट है वो हर जगह उतना ही दिखना चाहिए, तो फिर N2 समझ गए? हो जाएगा। और ये 0, यस क्लियर है इतना? yes, हाँ, अब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि एक ही बार देखना है, क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। अब इसमें क्या करें, सबसे पहले क्योंकि इसके बारे में डेटा दिया हो तो इसमें ही डील करेंगे, तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, P0 मान लीजिए कि इसमें से कुछ कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने को, है ना, रिएक्शन में जो पार्ट ले रहा होगा, तो इसमें मान लेते हैं कि P2 सब्ट्रैक्ट किया, और इसमें से मान लेते हैं रिएक्शन में P1 चला गया, राइट, और इसमें से ये, इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे? 2P2 2P2 या फिर खाली P2? खाली P2। बेटा यहाँ नहीं, कोफिशिएंट यहाँ दिए हो 1:1, तो इसीलिए अगर ये P2 जा रहा है तो ये भी P2 ही जाएगा। इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ कितना बनेगा? P2 आएगा। इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ कितना बनेगा? एक सेकंड, तो P1/2 2:1 रेशियो है, P1/2 2 गिविंग 1, P1 गिविंग, P1/2। P1/2 कोई कंफ्यूजन है किसी को? नहीं, अभी हमने सेपरेट डील किया, लेकिन अब जो कॉमन है उनको एक जैसा बनाना है। तो देखो कॉमन NO2 था, यहाँ से P1 गया, यहाँ से P2 गया, टोटल NO2 कितना निकल गया? P1 P2, तो दोनों में वो चीज दिखनी चाहिए।
मैं चेंज कर दूंगा। समझ गए चीज? Yes. कोई कंफ्यूजन नहीं है? No. आप क्या डेटा दिया है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज क्या दी उसने? आपको दिया Final है total पार्शियल pressure. प्रेशर N2O4 का। कितना दिया है? 1.7. और इसके हिसाब से कितना है? P1 तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3.4. 3.4 आ गई। ये 3.4 अपने को मिल गए। अब अगर ध्यान से देखोगे उसने केपी किसी इक्वेशन का दिया हुआ है। किसका दे दिया है? First equation का. फर्स्ट इक्वेशन का दे दिया है। और फर्स्ट इक्वेशन के केपी के हिसाब से हम जाएंगे तो वो है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पार्शियल प्रेशर N2O4 का कितना दिया हुआ है? 1.7। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर और केपी दिया कितना है इसका? 6.8. 6.8। तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 आ गया कि नहीं आ गया? Yes. क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. ठीक है, हमको ये चीज पता चल रही है। देखो फटाफट डेटा आ रहा है अपने पास। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है क्वेश्चन। क्या दिया है? सर वो फाइल करो। टोटल इक्विलिब्रियम Total प्रेशर pressure. Yes. कितना दिया है? 5.05. 5.05. तो पहले तो हम अपने लॉजिक से टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रेशर हमारे लॉजिक से गलती से भी ये मत कर देना सब ऐड कर दो, कॉमन है कुछ, तो केयरफुल रहना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हो चुका है। N2O3. ठीक है, वैल्यूज रख के देख लो तो क्या हो जाएगा? 2P0 minus P2 minus P1 हाँ, P2 माइनस P1 प्लस plus P1 by 2 P1 by 2. P1 बाई 2 प्लस P2. P P2 P naught minus P. सर मैंने N2O3 का बोल दिया प्लस P2 चलेगा। और NO का प्लस P0 minus P2. minus P2. अब बताओ ये कितना आया? सर माइनस P2 है लास्ट में। ये कितना आया? सबका कट करके बताओ एंड में। कितने P0 हो गए टोटल? 3 P naught. 3P0. 3 P0। और क्या करें? P1 कितने? P2 कट हो गया। P2 कट हो गया। हाँ, हाँ। एक कट हो गया। एक. फिर हम इसमें क्या लिख सकते हैं? माइनस P2 एक बच गया। Yes. और क्या बचेगा? माइनस P1 बाई 2। Oh, sorry. समझ गए? Yes. हाँ. और ये कितना दिया हुआ है? 5. 5.04. अब आप देखो आपके पास यहाँ पर क्या क्या डेटा पहले से मालूम है? P1 है हमारे पास। P1 हमारे को मालूम है, क्या P2 नहीं पता है? फिर इस डेटा को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ? सर वो NO2 वाले 2P0 minus P2 minus P1 को पुट कर देंगे इतना। रख सकते हैं ना वहां पर? यस सर। अब आप देखो जितनी इक्वेशन है उतने अननोन सब सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा। चेक कर लो आप। ठीक है। सर हाँ, तो सर अब वॉइस कट हो गई तो अभी। मैं कह रहा हूँ जितने इक्वेशन है और जितने अननोन है क्या सॉल्व हो पाएगा? यस सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो मैं इसका फाइनल आंसर दे रहा हूँ, आप इसको जरूर प्रैक्टिस करके निकालना, मतलब सॉल्व करके निकालना। तो मेरे पास जो आंसर इसमें पूछा क्या क्या है बेटा? इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ NO पूछा है ना? तो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ NO है 1.05 है। और KP2 पूछा है ना, KP दूसरे इक्वेशन का। यस सर। तो ये मेरे पास दिया है 3.428 ATM माइनस 1। नोट कर लो और इसको अटेंड
सर इनिशियल मोल्स को सीधा प्रेशर में कब कब लेना है? जब भी तुम्हें ये लगे कि क्वेश्चन में केवल प्रेशर के टर्म्स में केपीज में डील करना चाहता है तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे लिए ज्यादा आसान पड़ेगा ना, हम क्यों उसको मोल फ्रैक्शन फिर प्रेशर पार्शियल प्रेशर इन सब में डील करता है। डायरेक्टली वी कैन डील विद दिस। तो तुम्हें खुद एक्सपीरियंस आएगा जब मैं शीट भेजूंगा और तुम्हें लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको करना है। इसका असाइनमेंट मैं आपको भेजूंगा, आपने कॉपी कर लिया हो तो रेस्ट करिए Oh, so I can leave, sir? यस बेटा, यू कैन लीव। Thank you, sir.